Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट अभी तक हमने द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जो भी लेक्चर देखे हैं मे बी 7 to 8 हमने ऑलरेडी लेक्चर इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद के जो लेक्चर है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने जो पढ़ाना शुरू किया था मोनेरा से स्टार्ट किया मैंने, फिर उसके बाद हम प्रोटिस्टा पे आए। तो प्रोटिस्टा में सबसे पहले, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम अभी किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, क्योंकि जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं उनको हमने मोनरा में रखा था और हमने मोनरा की स्टडी कर ली। वहाँ पे हमने यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और वो आपका जो बहुत सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज था माइकोप्लाज्म, उसके बारे में हमने स्टडी की थी। अब जो हम समझेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में हमने 2-3 लेक्चर पहले से ही कवर कर रखे हैं। जब सबसे पहले हमने उनके एक क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ा, क्राइसोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा आपका डायनोफ्लैजिलेट, फिर हमने डायनोफ्लैजिलेट के बारे में देखा। फिर हमने नेक्स्ट आपका जो थर्ड हमने पढ़ा था, लास्ट वाला जो हमने लेक्चर कवर किया था, वो आपका यूग्लिनोइड के बारे में था, यूग्लिनोइड्स के बारे में। आई होप कि इतना आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है। और ज़्यादातर उसमें जो चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा भी कभी कभी एनसीईआरटी से थोड़ा से बाहर जाना पड़ा चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे भी बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो मैं एक आध एक्स्ट्रा स्ट्रोक या जैसा लेक्चर बना के उसमें लास्ट में प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको चीज़ों को समझने में, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है उनके क्लैरिफिकेशन में वो आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ओके, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किंगडम प्रोटिस्टा में थर्ड टाइप के हम थर्ड वाला हम देख चुके हैं यूग्लिनाइड। जो फोर्थ टाइप का है वो आपका आता है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स। तो अब हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। अब ये स्लाइम मोल्ड्स होते क्या हैं, तो हम पहले इनके बारे में कुछ चीजें बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज इसके बारे में है कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यहां तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटिस्टा के है तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इनको एक चीज और कहते हैं, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर जो होते हैं ना वो फंजाई की तरह से होते हैं। ठीक है ना, कैसे फंजाई की तरह से होते हैं उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। क्योंकि देखो प्रोटिस्टा में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर प्रोटिस्टा को देखें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखो, जैसे क्राइसोफाइट हो गए, डायनोफ्लैजिलेट हो, यूग्लिनोइड हो गए, इन सबके पास पिगमेंट पाए जा रहे थे, क्लोरोफिल पाए जा रहे थे, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे थे, ये फोटोसिंथेटिक थे। इस प्लांट वाले कैरेक्टर को शो कर रहे थे, प्लांटी के कैरेक्टर शो कर रहे थे, स्लाइम मोल्ड फंजाई के कैरेक्टर को शो करेंगे। नेक्स्ट वाला जो है प्रोटोजोआ, वो एनिमल का कैरेक्टर शो करता है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा वेरिएशन कहां पे देखने को मिलता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। ओके, तो ये फंजाई जैसे कैरेक्टर क्यों शो करते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इनके एक तो सबसे पहली चीज तो हो गई यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। दूसरा जो सेकंड पॉइंट इसका है वो ये है कि ये सैप्रोफाइट एंड डिकम्पोजर होते हैं। सैप्रोफाइट एंड डिकम्पोजर कंपोजर। तो पहले समझते हैं कि ये सैप्रोफाइट क्या होता है, फिर हम देखेंगे डिकम्पोजर। एक चीज अगर आपको याद होगी, क्लास 10th जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो उसमें जब सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का था, और उस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में आपने क्या देखा था, उस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में आपने देखा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को। जब टाइप्स ऑफ आपने न्यूट्रिशन को देखा तो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में आपने 2 देखा होगा। एक आपका 2 नहीं, उसमें 3 रहा होगा, एक पैरासाइटिक भी था। तो पहला तो आपने सैप्रोफाइटिक देखा होगा, सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन।
और एक सेकंड आपने देखा होगा होलोजोइक। आपका एक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है और एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो हमारी बॉडी में हर सेल, या फिर हम ये कह लें कि जितनी भी सेल होती है, हर सेल के पास एबिलिटी होती है, मीन्स हर सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ओके, ये डीएनए क्या करते हैं, आरएनए को प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये आरएनए इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। हर सेल के अंदर ये काम होता है और यही प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन साथ में मिलकर क्या करते हैं, एंजाइम को बनाते हैं। ओके, ये प्रोटीन क्या बनाते हैं, एंजाइम को बनाते हैं। तो अगर फूड का डाइजेशन, देखो ये एंजाइम अगर बॉडी के अंदर ही फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ये फूड को बॉडी के अंदर अगर डाइजेस्ट कर रहा है, बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, ऐसे हमने बना दिया, बॉडी के अंदर ये एंजाइम भी बॉडी के अंदर से रिलीज हुए और ये एंजाइम रिलीज हुए, बॉडी के अंदर रिलीज हुए, बॉडी के अंदर पहले से फूड है, उसको डाइजेस्ट कर दिया। तो इस और उसके बाद इसको बॉडी के अंदर ही सारा काम हो रहा है, तो इसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारा काम बॉडी के अंदर हुआ। तो बॉडी के अंदर डाइजेशन भी हुआ, एंजाइम की प्रेजेंस में डाइजेशन भी हुआ, बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन भी हुआ, एसिमिलेशन भी हुआ, सारी चीजें हो गई। ओके, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक, क्योंकि ये बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। तो ये होलोजोइक, जैसे हमारी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है न्यूट्रिशन, हमने खाना खा लिया, खाना हमारे बॉडी के अंदर गया, तो इसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो वो तो होलोजोइक हो गया। अब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो ये सैप्रोफाइटिक कैसे होते हैं, जैसे ये किसी चीज पे, ठीक है, ये मैंने कहा, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, उसके ऊपर ये ब्राउन वाला जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये एक्चुअली स्लाइम मोल्ड का है। ओके, आप इस चीज को देखें, ये स्लाइम मोल्ड का आपका स्ट्रक्चर है। एक ट्विग है, एक टहनी है, सूखी हुई टहनी, जिसके ऊपर एक पैच, एक धब्बे की तरह से ये दिख रहा है। अब ये ग्रुप है, ढेर सारी होते हैं, साथ में मिलके जुड़े हुए हैं ये स्लाइम मोल्ड। अब एक तो है नहीं, पूरा एकदम फैले होते हैं, कभी कभी एक होते हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा होते हैं, साथ में रहते हैं। अब होता क्या है, ये पहले जो मान लेते हैं कि ये एक सिंगल स्लाइम मोल्ड है। इस स्लाइम मोल्ड ने क्या किया, एंजाइम को रिलीज किया। अब ये बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं कर रहे, एंजाइम को रिलीज किया, एंजाइम बॉडी से बाहर आया, उसने क्या किया, जो फूड है बॉडी के बाहर ही फूड को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। ओके, फूड हो गया डाइजेस्ट। अब इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे कौन, स्लाइम मोल्ड। तो जो फंजाई होते हैं, स्लाइम मोल्ड होते हैं, ये आपका सैप्रोफाइट मीन्स जो भी रॉटन थिंग्स होती है, जो भी सड़ी गली चीजें होती है, उस क्योंकि उनके ऊपर अपने एंजाइम को रिलीज करते हैं। उन चीजों के ऊपर लकड़ी है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसके ऊपर एंजाइम को रिलीज करेंगे, एंजाइम की वजह से वो जो फूड होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल पे या सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा और उसको आसानी से वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मैंने बस इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सिर्फ ये ना हो कि हम ये समझे कि सैप्रोफाइटिक यानी कि रॉटन थिंग से फूड लेते हैं। रॉटन थिंग से फूड लेते हैं तो कैसे लेते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। ओके, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अभी तो बहुत पढ़ा है सैप्रोफाइटिक, थोड़ा सैप्रोफाइटिक किसे कहते हैं इस चीज को हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम जो चीज बात करेंगे वो है ये डीकंपोजर। देखो इकोसिस्टम में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारी चीजें होती है ना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एक लाइफ स्पैन होता है और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। ऑलमोस्ट ज्यादातर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ होती रहती है। तो बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो डीकंपोजर का काम करते हैं। जो मान लेते हैं एनिमल हो गया, ओके, एनिमल, प्लांट्स, बहुत सारे होते हैं, इनकी डेथ हो गई तो ये स्पेस लेंगे, तो इन्हें रिमूव करना पड़ेगा, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इनको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, इनको मोर स्मॉल स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये इनकी जो डेड बॉडीज होती है इनको क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट में ये ब्रेक कर देते हैं। ओके, तो इनको डीकंपोज करते हैं। तो डीकंपोज करने का काम किसका है, ये डीकंपोजर का है। तो डीकंपोजर ने इनको डीकंपोज कर दिया। तो डीकंपोजर जो होते हैं कौन से, तो ये नेचुरली क्या होते हैं, डीकंपोजर होते हैं। ओके, मैंने इनके बारे में थोड़ा सा ये बता दिया। अब देखो सैप्रोफाइटिक के बारे में बता रहे थे। सैप्रोफाइटिक का मतलब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक क्यों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके पास है, बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल, देयर इज नो पिगमेंट इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी में कोई पिगमेंट नहीं होता। जब कोई पिगमेंट नहीं होगा तो ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे।
और जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो सैप्रोफाइटिक होते हैं बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, देयर इज नो क्लोरोफिल। तो ये इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं पाए जाते। ओके, तो क्लोरोफिल नहीं पाए जाने की वजह से ही इनको सैप्रोफाइटिक की फॉर्म में रहना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में कि इनके अंदर मूवमेंट होता है कि नहीं होता है। तो एक्चुअली इनकी लाइफ में कभी फ्लैजिलम ज़्यादातर यही होता है कि नॉर्मली इनके बॉडी में फ्लैजिलम नहीं पाया जाता। तो नेक्स्ट आपका अगर कैरेक्टर देखेंगे, दे हैव नो फ्लैजिला, थोड़ा वो उनका नंबर लिखना मैं भूल गया, तो आगे पीछे जो भी रहेगा आप नंबर डाल लेंगे। नो क्लोरोफिल, सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, ऐसे करके 1 2 3 4 5 करके इनके फीचर्स को आप लिख लेंगे। दे आर इनके बारे में मैं क्या बता रहा था कि इनके पास दे हैव नो फ्लैजिला, तो इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। हाँ, कभी कभी कुछ होते हैं ना ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा की तरह, इनके पास भी स्यूडोपोडिया होता है, तो उसकी तरह से ये क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं, रेंगते हुए क्रीपी होते हैं, रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो फ्लैजिलम ना होने की वजह से, फ्लैजिला ना होने की वजह से ये क्रीप करते हैं या फिर स्यूडोपोडिया की तरह इनके पास स्ट्रक्चर होता है। एक और चीज इनके बारे में है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं और इनकी बॉडी स्पेशली प्रोटोप्लाज्म की होती है, मतलब इनकी बॉडी में ट्रू प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, इनकी बॉडी में अगर हम देखें तो इनकी बॉडी जो होती है ट्रू प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नॉन लिविंग पार्ट होता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो सेल के अंदर नॉन लिविंग पार्ट होता है, लिविंग पार्ट होता है। जो नॉन लिविंग पार्ट होता है जनरली सेल वॉल होता है, और सेल वॉल इसमें क्या होती है? एब्सेंट। ओके, देयर इज नो सेल वॉल, तो इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। और जब सेल वॉल इनके अंदर नहीं पाई जाएगी तो हम कहेंगे ये ट्रू फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इनकी जो बॉडी होती है वो मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनसे घिरी होती है। हाँ, कभी कभी इनके अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है। ओके, कभी कभी इनके अंदर क्या होता है, तो इनके अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है, और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? मेसेलुलोज की। और ये कब देखी जाती है? ड्यूरिंग ए फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। जब ये स्पोर बनाते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जब ये क्या बनाते हैं? रिप्रोडक्टिव बॉडीज को बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। तो स्पोर जो होता है जनरली ये स्पोर किससे घिरा होता है? सेल वॉल से घिरा होता है। तो ये सेल वॉल सिर्फ कब? स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे देखी जाती है। ओके, वरना इनमें देखी नहीं जाती, और वो भी काइटिन की ना बनने के बजाय बल्कि किसकी बनी होती है? सेलुलोज की इसमें पाई जाती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी एक स्लाइम मोल्ड का। जैसे एक एग्जांपल ले ले रहे हैं डिक्टायोस्टेलियम। तो डिक्टायोस्टेलियम का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और इसके बारे में जो भी डिटेल है मुझे इसको बताना है, क्योंकि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है या फिर इनके जो रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पॉइंट क्या है कि उनके लाइफ को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द ये जो भी चीजें आपने देखी। ये नॉर्मली चीज जो आप पढ़ेंगे आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं डिक्टायोस्टेलियम के जो रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है और किस तरीके से स्यूडोप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है, और फिर किस तरीके से इनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। ओके, मैं इसे समझा। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या देखा? स्लाइम मोल्ड के कुछ कैरेक्टर्स को देख लिए, उनके फीचर्स को देख लिए। अब हम बात करते हैं जो हमने डिक्टायोस्टेलियम के बारे में हम जो बात कर रहे थे, जो हमने एनिमल लिया था, जो हमने ऑर्गेनिज्म लिया था डिक्टायोस्टेलियम। तो फिर मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ डिक्टायोस्टेलियम। देखो मैं सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, कहीं भी कंफ्यूजन है जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको मैं सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है मैं यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ डिक्टायोस्टेलियम होता क्या है। डिक्टायोस्टेलियम देखो एक स्लाइम मोल्ड है जो कहाँ पे पाया जाता है? सॉइल में, और ये पाया जाता है फ्री फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कि ग्रुप में नहीं होता, सिंगल अकेले पाया जाता है। तो ये देखो एक मैंने यहाँ पे एक सिंगल डिक्टायोस्टेलियम के बारे में बता दिया।
फेवरेबल कंडीशन है इसकी, जो स्पोर होती है स्पोर में से ये बाहर निकले। ओके, ये स्पोर से बाहर निकल गए। ये आपका एक सिंगल है, एक यहाँ पे डिक्टायोस्टेलियम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे ढेर सारे डिक्टायोस्टेलियम कहाँ से निकले हुए हैं, स्पोर से बाहर। स्पोर जैसे जर्मिनेट करता है तो इसके ऊपर की जो सेल वॉल होती है, मैंने पहले ही बताया कि जो इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज की जो सेल वॉल इनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनसे ये बाहर निकल के आ गए हैं। ओके, लेकिन कभी और देखो इसमें स्यूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अमीबा है। ओके, क्योंकि इनके पास फ्लैजिलम होते नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनका न्यूट्रिशन जो होता है ना, नॉर्मली ये न्यूट्रिशन जो होता है ये आपका स्यूडोपोडिया से ही कर लेते हैं। स्यूडोपोडिया से ही जनरली इनमें न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ओके, तो स्यूडोपोडिया से इनमें न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और ये न्यूट्रिशन इनमें होता रहता है। लेकिन जब कंडीशन एडवर्स हो जाती है, या फिर इन द केस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फूड, जब फूड की स्कार्सिटी हो जाती है, जब यानी कि अवेलेबिलिटी जो होती है फूड की वो घट जाती है, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो ये कुछ केमिकल को सिक्रीट करेंगी। कौन? ये जो आपके डिक्टायोस्टेलियम होते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर केमिकल को सिक्रीट करेगा, सेकंड वाला भी केमिकल को सिक्रीट करेगा, थर्ड वाला ये भी केमिकल को, सारे के सारे केमिकल को सिक्रीट करते हैं। और जब एक दूसरे के केमिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, सबके सारे के केमिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो सारे के सारे एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आके इकट्ठा ऐसे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं और एक स्लग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्लग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम स्यूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं, प्लाज्मोडियम, जिसको हम स्यूडोप्लाज्मोडियम। देखो ये एनसीईआरटी की चीज है, बस वहां पे उसने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें, यही सिंगल स्ट्रक्चर है, अकेले यहाँ पे डिक्टायोस्टेलियम पाया जा रहा है, यहाँ पे डिक्टायोस्टेलियम इकट्ठा होते चले गए। अब यहाँ पे डिक्टायोस्टेलियम इतने ढेर सारे इकट्ठा होके एकदम एक सिंगल स्ट्रक्चर स्लग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हमने इस स्लग लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, स्यूडोप्लाज्मोडियम का नाम एक ही में रहेगा, स्यूडोप्लाज्मोडियम साथ में। तो स्यूडोप्लाज्म, तो स्यूडोप्लाज्मोडियम क्या है? स्यूडोप्लाज्मोडियम इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ द these डिक्टायोस्टेलियम। तो डिक्टायोस्टेलियम जो होते हैं एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं, स्यूडोप्लाज्मोडियम बनाते हैं। अब ये स्यूडोप्लाज्मोडियम देखो सिंगल स्ट्रक्चर है, स्यूडोप्लाज्मोडियम किसकी तरह से बिहेव करता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। जैसे ये एक सेल है, अब ढेर सारे सेल मिलके उसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, ये स्यूडोप्लाज्मोडियम सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जहां पे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म साथ में इकट्ठा है। तो ये मल्टी सेलुलर हो गया, तो ये मल्टी सेलुलर की तरह से बिहेव करेंगे। नाउ इट विल बिहेव लाइक अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह से बिहेव करेगा, बिहेव लाइक ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। तो ये इसमें देखो आप समझ लें कि फ्रूटिंग बॉडी का मतलब होता है ये फ्रूटिंग, ये बॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब ये वो स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिनमें स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, और ऊपर वाले पार्ट को हम स्पोरेंजिया कहते हैं, जो जहां पे स्पोर फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो ये फ्रूटिंग बॉडी है जहां पे स्पोरेंजिया पाया जा रहा है, तो इस पार्ट को हम स्पोरेंजिया कहेंगे, पूरे पार्ट को हम फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे। तो ये क्या है, ये वही चीज है, ये आपका स्यूडोप्लाज्मोडियम है जो थोड़ा से मॉडिफाई होके या धीरे धीरे उसने कौन सा शेप बना लिया, ये वाला शेप बना लिया। यहाँ पे 1 2 मैंने 2 फ्रूटिंग बॉडीज को फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब इनमें से निकलेंगे स्पोर, ये पूरी तरह से स्पोरेंजिया जब पूरी रेडी हो जाएगा इसमें स्पोर बनेंगे। और स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड
हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब हैप्लॉइड क्या होता है, आपने अगर क्लास 10th में जेनेटिक्स वाले पार्ट में पढ़ा होगा, तो जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। या फिर आप हमारी बॉडी में जितनी भी सेल होती हैं उसमें हर एक 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम कहाँ से आया होता है, मदर से आया होता है, एंड 23 क्रोमोसोम कहाँ से आया होता है, फादर से। मीन देयर आर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम फादर, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम मदर। तो ये 23 को हम n कहते हैं और इसको भी n कहते हैं। जब 2n हो जाता है तो हम इसको डिप्लॉयड कहेंगे। जब सिंगल है, जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो हम कहेंगे हैप्लॉयड। ये अलग है तो हैप्लॉयड, लेकिन जब दोनों जुड़ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा और 2n को हम हमेशा डिप्लॉयड कहेंगे। तो यहाँ पे ये हैप्लॉयड मतलब सिंगल n वाले स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन हुआ वो सिंगल n वाला यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब ये स्पोर क्या करेगा, स्पोर में क्या होता है, इसके बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। फिर ये कवरिंग तुरंत खत्म हो जाती है जैसे ही वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। जर्मिनेट करेगा, उसमें से जर्मिनेशन के बाद ये आपका डिप्टायोस्टेरियम वहां से निकलेगा और उसके बाद फिर से फर्दर सारे काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है आप मुझे इसके बारे में बताएं। हाँ, एक चीज और जो मुझे स्टार्टिंग में एकदम बता देनी चाहिए, जो आपका मैंने बताया था स्लाइम मोल्ड के बारे में। तो स्लाइम मोल्ड की ऑलमोस्ट 500 के आसपास नॉन स्पीसीज है जो अब तक डिस्कवर की जा चुकी है, जिनके बारे में पता लगाया जा चुका है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार आप लेक्चर को रिपीट करें। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, लेकिन इस चीज को समझे जरूर, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको आपका कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होगा, आप इंशाल्लाह फ्यूचर में उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट के पीछे जाएं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपके जितने टॉपिक है सारे टॉपिक क्लियर होना चाहिए। कहीं भी कंफ्यूजन हो आप जरूर मुझे बताएं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और एक चीज और, मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा कि एक वो डाल दूंगा। आज सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चन डाल देने के लिए। तो इस लेक्चर के साथ मैं कुछ क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन उसमें डाल दे रहा हूँ एमसीक्यू टाइप के। आप उस एमसीक्यू को जरूर सॉल्व करें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।